हेलो गाइज, आप सभी का इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आज के सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, वायसराय का खिताब पहली बार भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में या कार्यालय में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था आपको बताना है। वायसराय का खिताब पहली बार भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में कब जोड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा 1858 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम में जो है कॉन्ग कांग, लियान लियन और चेन चेन शुभंकर प्रस्तुत किए गए हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम के कॉन्ग कांग, लियान लियन और चेन चेन शुभंकर प्रस्तुत किए गए हैं? सही जवाब होगा एशियाई खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन कितने वोल्ट के बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन कितने वोल्ट के बराबर होता है? इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम के बराबर जो होता है। एक इलेक्ट्रॉन इतने कूलम वोल्ट के बराबर होता है। 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम जो होता है, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले के बिस्तर पर चलना शामिल होता है। आपको बताना है कि यह किस राज्य के तटीय जिलों में इस लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो याद रखिएगा, भूतड़ा कोला जो है एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है और इसमें कुछ अनुष्ठानों में जो है गर्म कोयले के बिस्तर पर चलना इसमें शामिल होता है। यह जो है कर्नाटक के तटीय जिलों में इस लोक नृत्य का जो है अभ्यास किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियो मोलिना जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? मारियो मोलिना जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए से संबंध नहीं रखते हैं? इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंध नहीं रखते हैं? सही जवाब होगा बीसी दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि हालांकि एलपीजी कार्यक्रम को अपनाने के साथ भारत में औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है, फिर भी यह अनुवर्ती उद्योगों के लिए मान्य है। तो आपको बताना है कि किस अनुवर्ती उद्योगों के लिए जो है यह मान्य है। तो देखिए, इसमें सही जवाब होगा सी ऑप्शन, खतरनाक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरण और सिगार। इन तीनों के लिए यह उद्योग यानी इन तीनों उद्योगों के लिए जो है यह मान्य होगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि जेसी डैनियल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, जो मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। तो बताइए, जेसी डैनियल पुरस्कार के लिए किनको चुना गया है? तो इसका सही जवाब है हरिहरन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कृषि उन्नति योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल है? बताइए, कृषि उन्नति योजना में निम्नलिखित में से कौन कौन सी योजना शामिल है? इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन। इन तीनों स्कीम को कृषि उन्नति स्कीम के तहत जो है शामिल कर लिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मैंगलोर के संधि किन के बीच हस्ताक्षर हुए थे? मैंगलोर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जो है देख लीजिएगा, इसके डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैंगलोर की संधि जो हुई थी वो दो लोगों के बीच हुआ था। किन किन लोगों के बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
तो मैंगलोर की संधि किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या है? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या है? इसका सही जवाब होगा द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, यानी ए ऑप्शन जो है सही जवाब है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय यही था। कौन सा? द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से शामिल है? तो बताइए, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन सा राज्य जो है शामिल होता है? तो देखिए सही जवाब है आपका उपयुक्त सभी, यानी डी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो डी आपका ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में बुनियादी ढांचे में सुरक्षा या सुधार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए जो है समर्थन कर रहा है? कौन सा देश चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इनके प्रयासों को मजबूती करने में जो है अपना समर्थन कर रहा है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा जापान, सी ऑप्शन। जापान जो है चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयास को जो है मजबूती प्रदान करने के लिए अपना जो है समर्थन दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1947 के माउंटबेटन प्लान के तहत किन राज्य के लोगों को एक जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था कि वे पाकिस्तान या भारत में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं? तो 1947 के माउंटबेटन प्लान के तहत जो है आपको बताना है किस राज्य के लोगों को एक जनमत संग्रह के माध्यम से अधिकार दिया गया या निर्णय लेने का अधिकार दिया गया कि वे पाकिस्तान या भारत जिसमें चाहे शामिल हो सकते हैं। इसका जो सही जवाब होगा NWFP और असम का सिलहट जिला को जो है इस निर्णय को लेने का जो है अधिकार दिया गया था कि वे जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान या भारत में जिसमें चाहे वो शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है पूर्वता के क्रम में सबसे निचले स्तर पे आता है? 4 ऑप्शन है, आप देखकर बता सकते हैं कि सबसे निचले क्रम में इनमें से कौन आता है। इसका सही जवाब होगा मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है। इन चारों ऑप्शनों के अनुसार अगर बात करें तो पूर्वता के क्रम में सबसे निचले पायदान पे आता है, यह निम्नतम स्तर पे आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में क्या सत्य नहीं है? अल्ट्रासोनिक के बारे में यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, आपको बताना है कि अल्ट्रासोनिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए अल्ट्रासोनिक जो तरंग है इसे मानव कान नहीं सुन सकता है, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वेदों में वे सभी सत्य हैं जिनकी व्याख्या की गई थी किनके द्वारा? आपको बताना है कि वेदों में वे सभी सत्य हैं किनके द्वारा जो है यह व्याख्या की गई थी? तो देखिए इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद के द्वारा। स्वामी दयानंद के द्वारा व्याख्या की गई थी कि वेदों में वे सभी सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 48 मंजिला सिग्नेचर टावर के साथ भारत की पहली पारगमन उन्मुक्त विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 48 मंजिला सिग्नेचर टावर के साथ भारत की पहली पारगमन उन्मुख विकास यानी TOD परियोजना की आधारशिला रखी है? इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली जो होगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताने कि संसद का कौन सा सत्र सबसे छोटा है? संसद का कौन सा सत्र सबसे छोटा है?
इसका सही जवाब होगा, बताइए, शीतकालीन सत्र। संसद का शीतकालीन सत्र जो होता है सबसे छोटा सत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि साम्य अवस्था में एक सुचालक के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि साम्य अवस्था में एक सुचालक के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? 1 होगा, अनंत होगा, 0 होगा, या कंडक्टर के बाहर के बराबर होगा। तो इसका सही जवाब है, यानी साम्य अवस्था में एक सुचालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत में संसद के दोनों सदनों के द्वारा आपातकाल की घोषणा को कितने समय के भीतर मंजूरी दे दी जाती है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1 महीने के भीतर, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि भारत में संसद के दोनों सदनों का जो इनके द्वारा जो आपातकाल की घोषणा होती है 1 महीने के अंदर जो है मंजूरी दे दी जाती है, देनी होती है। तो 1 महीना याद रखिएगा, 1 मंथ, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से त्रिशंकु संसद का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से त्रिशंकु संसद का वर्णन करता है? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ऐसी संसद जिसमें किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। ऐसी संसद जिसमें मतलब कि कह सकते हैं कि ऐसी संसद जिसमें किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, आपका सही जवाब होगा। तो ए ऑप्शन याद रखिएगा, यहां से यहां तक बाय डिफॉल्ट कुछ अलग टाइप हो गया है। तो त्रिशंकु संसद का जो वर्णन है वह यही है कि ऐसी संसद जिसमें किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा संसद और राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल के द्वारा। याद रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं। तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, और जो राज्य विधानसभा है, इन मतलब तीनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही जो है मिलकर जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो निर्वाचित सदस्य याद रखिएगा, न कि मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। यहां पे आपका कंफ्यूजन जो है क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनके निर्वाचित सदस्य जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं यहां पे। तो बताइए कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, डी ऑप्शन आपका जो जवाब है सही जवाब होगा। अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना जो है यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत डी ऑप्शन नहीं आता है। बाकी ए, बी और सी जो है यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ये जो डी है, अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, न कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आप लोग इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर है उसका रिवीजन करते रहिएगा।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, किस संशोधन के माध्यम से जो है इस प्रावधान को लागू किया गया था? तो जिस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मतदान करने की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, वह था कौन सा संवैधानिक संशोधन? 61वें संवैधानिक संशोधन था, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से अब 18 वर्ष हो गया है। तो 61वें संवैधानिक संशोधन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्था के लिए जो है प्रदान किया गया है? पंचायती राज संस्था से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 4 ऑप्शन है, आप देखकर बता सकते हैं, कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, पंचायती राज संस्था से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 40। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो डॉट डॉट दिया गया है यहां पे आपको भर के बताना है कि इसका मतलब उन मामलों से है जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली अदालत में जाने के बिना यानी जाए बिना माना जा सकता है। डॉट डॉट में आपको बताना है कि किस मतलब इसका मतलब उन मामलों से किस मामलों से है कि इससे पहले निचली अदालत में जाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विचार किया जा सकता है, आप यह कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मूल न्यायाधिकार। जो मूल न्यायाधिकार है इसका मतलब होता है कि जो निचली अदालत है इसमें जाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है विचार कर सकता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन बताता है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है बताता है या किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? तो देखिए, 91वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो है यह प्रावधान कर दिया गया था कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित जो है मतलब कि कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84वीं जो संशोधन अधिनियम है, 84th संशोधन अधिनियम ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में मौजूदा सीट की कुल संख्या को फ्रीज कर दिया है। वे वर्ष के बाद होने वाली पहली जनगणना तक अनछुए रह जाएंगे। यानी कि आपको बताना है कि 84वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में मौजूदा सीट की कुल संख्या को फ्रीज कर दिया गया है। वे वर्ष के बाद यानी कितने वर्ष के बाद होने वाली पहली जनगणना तक ये जो है अनछुए रह जाएंगे, वैसे ही रह जाएंगे। तो देखिए, जो 84th जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था इसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में जो सीटों की संख्या है, कुल संख्या है, वो वही रहेगी, यानी फ्रीज कर दिया गया, वही स्थापित कर दिया गया। किस वर्ष तक? तो 2026 तक, मतलब कि 2026 तक इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, कुल संख्या वही रहेगी जो 1971 की जनगणना के आधार पर व्यवस्थित की गई थी। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में उचित है? कौन सा प्रकृति में उचित है? तो देखिए, इसमें जो फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। इन 4 ऑप्शनों में सी ऑप्शन जो दिया गया है मौलिक अधिकार, यह जो है प्रकृति में उचित है, यानी इसे सही कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपको प्रकृति के रूप में पूछा गया है कि प्रकृति के रूप में जो उचित है आपको बताना है। तो मौलिक अधिकार जो है प्रकृति के रूप में उचित है, यह होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में
बाद में जोड़ी गई थी, यानी बाद में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, बताइए, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। यह जो सी ऑप्शन है, इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ा गया था, बाद में संवैधानिक संशोधन करके इन भाषाओं को जोड़ा गया था। इससे पहले वाले डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सा भाषा किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कब जोड़ा गया था, पूरी विस्तार से उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप पिछला लेक्चर को रिवीजन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितने महीनों का होता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितने महीनों का होता है? सही जवाब होगा 6 महीनों का, यानी संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचाने जाने के लिए कम से कम सुरक्षित होना चाहिए कितना वोट? यानी कि किसी राष्ट्रीय पार्टी को पहचानने के लिए, उन्हें मतलब कि व्यवस्थित रखने के लिए, उनकी पहचान बनाए रखने के लिए उन्हें कम से कम कितना वोटों की जो है सुरक्षा हासिल होना चाहिए? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध वोट इन्हें मिलना चाहिए, तब यह पार्टी जो है मतलब कि यह पार्टी का पहचान या इस पार्टी का अस्तित्व बना रहेगा। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा हृदय और आत्मा को संरक्षण के रूप में वर्णित किया गया है? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे जो है हृदय और आत्मा के संरक्षण के रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है हृदय और आत्मा को संरक्षण के रूप में वर्णित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 है जो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है, निम्नलिखित मिलान करें, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। यहाँ पे एक तरफ ए यानी कि राज्य और दूसरे तरफ जो है आपको उसका मतलब उससे संबंधित जो है केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया, केंद्र शासित क्षेत्राधिकार दिया गया है। मिलान करके आपको बताना है कि कौन सा जो केंद्र शासित क्षेत्राधिकार है किस राज्य के तहत आता है। तो इसमें जो सही जवाब होगा आपका, देखिए, दमन और दीव का क्षेत्राधिकार किस राज्य के तहत आता है? यानी कि मुंबई जो है, दमन दीव का संबंध जो है मुंबई के साथ है। अंडमान निकोबार का संबंध कोलकाता के साथ है। और पुदुचेरी का जो संबंध है वो है आपका, बताइए, मद्रास के साथ है। और लक्षद्वीप का संबंध केरल के साथ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि संसद के जो संयुक्त सत्र होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति दे दी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? वह है आपका आर्टिकल 137, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान कर दिया गया है, यानी जो संविधान लिखा गया था उस वक्त यह प्रावधान किया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है। तो याद रखिएगा 137 जो अनुच्छेद है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह स्वयं के निर्णय और आदेशों को स्वयं समीक्षा कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। बताइए कि कौन सा समिति या परिषद या आयोग केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सिफारिश पर स्थापित किया गया था। तो सही जवाब है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सिफारिश पर आपका जो संथानम भ्रष्टाचार निवारण समिति था इसको स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संथानम भ्रष्टाचार निवारण समिति की स्थापना केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सुझाव या सलाह के लिए संसद में किसे आमंत्रित किया जा सकता है। किसी भी सुझाव या सलाह के लिए संसद में किसे आमंत्रित किया जा सकता है। इसका सही जवाब भारत के अटॉर्नी जनरल के, यानी किसी भी सुझाव या सलाह के लिए संसद में किसे आमंत्रित किया जा सकता है, तो भारत के अटॉर्नी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के अटॉर्नी जनरल को जो है आमंत्रित किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव शुरू नहीं किया जा सकता है। किनके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव शुरू नहीं किया जा सकता है। कहां पे? तो केवल लोकसभा में, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। आपको बताना है कि कौन सा भाग किस मतलब कि कर्तव्य या जो मतलब भाग में कौन कौन सा जो है वर्णन किया गया है, आपको इसके साथ मिलान करना है। तो देखिए भाग जो 4A है इसमें क्या दिया गया है। भाग 4A में जो है आपका बताइए क्या है। तो केंद्र शासित मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में, और भाग 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक का जो मिलान होगा 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। तो याद रखिएगा कौन सा भाग किससे संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन चुनावी सुधारों का हिस्सा नहीं है। कौन चुनावी सुधारों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें सही जवाब होगा, बताइए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है चुनाव सुधारों का हिस्सा नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान की शुरुआत की। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी जो प्रावधान था इसको स्थापित किया गया था, इसकी शुरुआत किया गया था किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से? तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा 52 जो संवैधानिक संशोधन था, 52 संवैधानिक जो संशोधन था इसमें दल बदल विरोधी जो कानून था इसमें स्थापित किया गया था इस संशोधन के माध्यम से। तो 52 जो संवैधानिक संशोधन है इसको याद रखिएगा, यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतंत्र है क्योंकि यह क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा भारत का जो संविधान गणतंत्र है क्योंकि यह जो है एक निर्वाचित संसद के लिए मतलब कि प्रदान करता है, निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है, इसलिए यह जो है भारत का संविधान जो है गणतंत्र है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन सही जवाब होगा, एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो बताइए कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है संघ और राज्य सरकार। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की
संसद अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सकती है? भारत की संसद अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सकती है। कब कर सकती है? हर समय कर सकती है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग अगले वर्ष में 3 सदस्य आयोग में परिवर्तित हो गया। कब हो गया था? चुनाव आयोग अगले वर्ष में 3 सदस्य आयोग के रूप में परिवर्तित हो गया था। कब हो गया था? आपको डेट बताना है। वो समय कब हुआ था? कब था जो कि चुनाव आयोग मतलब कि 3 सदस्यों के रूप में बदल गया था? तो देखिए 1989 में चुनाव आयोग 3 सदस्य आयोग के रूप में परिवर्तित हो गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किसको संदर्भित करता है? अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है आपको बताना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो है, इसमें राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा एक अधिनियम में दल बदल निरोधक अधिनियम के बारे में प्रावधान करता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा एक अधिनियम में दल बदल निरोधक अधिनियम के बारे में प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब होगा 10वीं अनुसूची, यानी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो अनुसूची है वह है 10वीं अनुसूची। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11, इनमें से जो है 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 5 से 11 में क्या वर्णित है, क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 से 11 मतलब किस चीज से संबंधित है? तो देखिए इसमें सही जवाब होगा भारत की नागरिकता से संबंधित है। 5 से 11 जो अगर पार्ट की बात करें तो भाग 2 में दिया गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत की नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। और यह किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, सिवाय किसके? तो बताइए, आपातकाल के स्थिति के दौरान निम्नलिखित अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है सिवाय कुछ प्रावधानों को छोड़कर। वो कौन से प्रावधान है जिनको मतलब कि आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी जो सी ऑप्शन है आपका सही जवाब है, सी ऑप्शन। मतलब कि कह सकते हैं आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों में जो पर्सनल जो लिबर्टी है इसको निलंबित नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। यह किस लेख से संबंधित है? किसमें यह जो है लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून देश की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। यह किससे संबंधित है? तो 141 से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संसद की वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, संसद की वित्तीय समिति निम्नलिखित ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी है। तो देखिए इसमें जो आपका सही जवाब होगा, इसमें जो वित्तीय समिति जो है ए ऑप्शन सही जवाब होगा, यानी कि लोक लेखा समिति जो है यह वित्तीय समिति है। तो याद रखिएगा ओनली 1 जो है ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकता है। किन लोगों को जो है या किसको जो है लोकसभा अध्यक्ष हटा सकते हैं? इसका सही जवाब होगा लोकसभा का एक प्रस्ताव सदन के अधिकांश
जो सदस्यों द्वारा पारित किया गया होता है, इनको जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। यानी ए ऑप्शन सही जवाब है। लोकसभा का एक प्रस्ताव सदन के अधिकांश सदस्यों द्वारा जो है पारित किया गया है, उसको हटाया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय आर्थिक सेवा जो है यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। स्मारकों और सार्वजनिक महत्व के स्थानों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यह किसके अंतर्गत आता है आपको कमेंट करके हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट दिया है, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा कौन चुने जाते हैं? इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी विधानसभाओं के निर्वाचित संस्मरण जो होते हैं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में कौन शामिल होता है? कौन कौन सा स्तर जो है, लेवल जो है, कौन कौन सा जो स्टेज है शामिल होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में? तो सही जवाब होगा ग्राम स्तर पे पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत और जिला स्तर पंचायत जो होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के तहत शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित जो मौलिक अधिकार की गारंटी देता है वह कौन सा है? भारतीय संविधान के द्वारा निम्नलिखित में जो है कौन मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? इसमें जो मौलिक अधिकारों की जो गारंटी दिया गया है, आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर जो है बना दिया था। इसके द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दिल्ली अब एनसीआर बन गया है? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को जो है अब एनसीआर में कन्वर्ट कर दिया गया है। दिल्ली अब एनसीआर दिल्ली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है? इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? वह है आपका प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपको बताना है कि वर्तमान में लोकसभा कौन सी है? अभी जो लोकसभा है वह कौन सी लोकसभा है? 14वीं है, 15वीं है, 16वीं है या 17वीं है? सही जवाब होगा 17वीं लोकसभा जो है अभी क्रियान्वित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा प्रावधान बच्चों के शोषण से संबंधित है? किस अनुच्छेद में किस मौलिक अधिकार में कौन सा मौलिक अधिकार है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आर्टिकल 23 जो है इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित जो है प्रावधान को दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संसद के लिए केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है?
तो देखिए, जो आर्थिक मामलों का विभाग है यह बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को किस अवधि के बीच लगाया गया था? इसका सही जवाब होगा 20 जून 1975 से 20 मार्च 1977 तक जो है अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है जब लोकसभा भंग होती है। पहला इस पर विचार करना है कि राज्यसभा में एक विधेयक लंबित है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लैप्स हो जाता है। दूसरा, लोकसभा में लंबित एक विधेयक। और तीसरा, दोनों सदनों के द्वारा पारित एक विधेयक लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास लंबित आश्वासन नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? 2 और 3 जो स्टेटमेंट है, कथन है, जो सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को मानता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को मानता है? सही जवाब होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 51A। 51A में जितने भी मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है आपको रट्टा मार जाना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है और पूछे भी जाएंगे। इस पोर्शन से बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? सही जवाब होगा भाग 4 में। और इसी के साथ यह सेशन जो है समाप्त होता है। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।